जीके चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के शेष बचे दो टॉपिक। और आपको आज की जो विजयदशमी है, रावण वध है, दशहरा उत्सव है, उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। और हम आशा करते हैं कि आप अपने अज्ञानता रूपी रावण का वध करके एक अच्छे विचारों का एक विकास करेंगे। और इसी की भी श्री जीके चैनल कामना करता है। और जैसा कि आपने कल पढ़ा था कि राजस्थान के अंदर जो शेष जो भौतिक प्रदेश है, यानी कि मरुस्थलीय प्रदेश है, मध्य अरावली प्रदेश है, वो हमने कल पढ़े थे। ठीक है। और राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश था उसका क्षेत्रफल कितना था? 61.11% था। जनसंख्या 40% थी। अरावली जो था उसकी जो जनसंख्या थी वो तो कितनी थी? 17% थी। पूरे राजस्थान में 17% जनसंख्या का नेतृत्व करता है अरावली प्रदेश। और जो उसका क्षेत्रफल था वो 9.0% था। ये चीज हमने कल पढ़ी थी। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के शेष क्षेत्र यानी कि पूर्वी प्रदेश और हाड़ौती के पठार के बारे में आज अपन अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। और दशहरा अवसर है आज। सभी आज रावण का वध करने वाले हैं, तो आप भी अपने अंदर से अज्ञानता रूपी रावण का वध करें और ज्ञान रूपी बाण को चलाएं। तो ये तो होगी अलग बात। और आज अपन करते हैं आगे की डिस्कशन। तो भाई राजस्थान का जो पूर्वी प्रदेश है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले आप मैप देखिए, क्योंकि भूगोल तो मैप के बिना संभव ही नहीं है। पहले मैप देखिए। अब भाई आप मैप में ये देखिए दोस्तों कि इसके अंदर जो आपको ब्लू कलर का जो पार्ट दिख रहा है, मैप के अंदर जो रेखाएं से दिख रही है ब्लू कलर की, वो राजस्थान का पूर्वी प्रदेश है। इस पर पूर्वी प्रदेश में कितने जिले आते हैं? देखिए, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ वाले जो एरिया है वो इसी के अंदर आ रहा है। देखिए आप ध्यान से, टोंक, दौसा, अलवर भी आ रहा है इसमें। तो ये क्षेत्र आ रहे हैं। ये क्षेत्र कृषि की दृष्टि से ना काफी उपयोगी है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा भी अधिक होती है। इस क्षेत्र का विस्तार की बात करें तो अरावली के उत्तर पूर्व से लेकर ये गंगा यमुना द्वाब तक फैला भूभाग है जो उपजाऊ है काफी। यहाँ चंबल, बनास, बाणगंगा, माही जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं जो जलोढ़ मृदा का निर्माण करते हैं, जिससे यहाँ उपजाऊ मृदा का निर्माण हो जाता है जो कृषि को सुचारू रूप से चलाती है। ये सब चीजें हैं। अब ये जो एरिया है वो राजस्थान का 23.0% भाग घेरता है और जो जनसंख्या है वो भी 40% भाग रखता है। देखिए क्यों? क्योंकि सुविधा ज्यादा है। मानव के अनुसार जहाँ सुविधा होगी जनसंख्या का जमाव वहीं होगा। तो यही बात है, 23% भूभाग में भी 40% जनसंख्या निवास करती है राज्य की। ठीक है, देख लीजिए आप। और ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया पूर्वी प्रदेश, इसको भी 3 भागों में बांट रखा है। इसके 3 टाइप हैं, वो आप देखिए टाइप कौन कौन से हैं। और टाइप फर्स्ट की बात करते हैं अपन। फर्स्ट टाइप के अंतर्गत चंबल बेसिन आता है। अब चंबल बेसिन के अंतर्गत कोटा, बूंदी, बारां, सवाईमाधोपुर जिले आते हैं। देखिए, कोटा, बूंदी, बारां, सवाईमाधोपुर जिले आते हैं चंबल बेसिन में। चंबल बेसिन है ना, वो 4500 किलोमीटर में फैला भूभाग है। यहाँ भीड़ क्षेत्र भी है चंबल बेसिन में। कृषि की उपजाऊता काफी अधिक है, फसल भी अच्छी होती है। भीलवाड़ा भी यहाँ पास में ही है। क्यों होती है अच्छी फसल? क्योंकि मृदा उपजाऊ है, जालोढ़ मिट्टी है, चंबल ने उसका निर्माण किया है। यही इसका कारण है दोस्तों। और जो चंबल बेसिन है ना, चंबल बेसिन, यहाँ उबड़ खाबड़ है, बीहड़ा युक्त भूमि मिलती है, जिसे ये क्षेत्र की भाषा में डांग कहते हैं। अभी एग्जाम की दृष्टि तो ये इंपॉर्टेंट है कि डांग किसे कहते हैं। तो चंबल बेसिन में उबड़ खाबड़ और बीहड़ युक्त जो भूमि है उसे डांग कहते हैं। और खादर किसे कहते हैं? देखिए आप। अब भी 15 चंबल बेसिन में 15 से 30 मीटर गहरे गड्ढे मिलते हैं, जो गड्ढे युक्त भूमि मिलती है। मतलब गड्ढा है फिर वहां भूमि है खूब, तो उसे खादर प्रदेश कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम की दृष्टि से सीधे पूछे जाते हैं एग्जाम में कि खादर किसे कहते हैं, डांग किसे कहते हैं। यही सब चीजें हैं जो पूछी जाती हैं। बस ये टॉपिक इतना ही था। अब बात करते हैं टाइप 2 की।
अब टाइप 2 कौन सा है? बनास और बाणगंगा बेडस वाला जो भाग है वही है। अब बनास बाणगंगा है ना जो प्रदेश है राजस्थान का पूरी प्रदेश का टू टाइप, तो उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो सबसे बड़ा तो भाग यही होगा पूरी प्रदेश का, जयपुर से लेकर अलवर, दौसा, टोंक, झाला वो भीलवाड़ा वाला जो क्षेत्र है, और भी उसके जो नीचे वाला क्षेत्र है उदयपुर का जो उत्तर पूर्वी वाला भाग है वो इसी के अंतर्गत आता है भाई। ठीक है, बनास बाणगंगा बेडस में। और इस क्षेत्र में जो बाणगंगा है एवं उसकी जो सहायक नदियां हैं वो उत्तर क्षेत्र में बहती है। नेक्स्ट में देखिए आप, उत्तर क्षेत्र में बहती हुई चलती है। ठीक है, और इस एरिया का जो दक्षिणी भाग है ना, दक्षिणी भाग, वहां बनास एवं उसकी सहायक नदियां बहती हैं। बनास की सहायक नदियां कौन सी होगी? देखो, खारी है, मानसी है, बेडच है, कोठारी है, ये सभी इसकी जो सहायक नदियां हैं ये यहाँ बहती हैं और ये यहाँ जालौट का निर्माण कर देती हैं। ठीक है, जालौट का निर्माण कर देने से आपको पता ही क्या होता है, फसल उपजाऊ हो जाती है, जमीन उपजाऊ हो जाती है। यही बस इसका टॉपिक हो गया। अब बनास बाणगंगा बेडच हो गया, जिले कौन सा थी ये भी बता दिया। अब टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 देखिए आप, देखिए टाइप 3। अब भाई टाइप 3 वाला जो एरिया है वो माही बेसिन आता है। अब माही बेसिन के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं देखिए। देखो, एक तो उदयपुर वाला भाग आता है, एक प्रतापगढ़ बांसवाड़ा वाला जो भाग है ना वो माही एरिया में आता है। ये आदिवासी समूहों का भाग है, आदिवासी क्षेत्र है पूरा। जो माही एवं सोम जैसी नदियां यहाँ बहती हैं। ठीक है, और ये जो एरिया है माही वाला ये भी काफी उपजाऊ है, यहाँ कृषि अच्छी होती है। और ये उदयपुर का जो भाग है, और इसका जो मध्य, जो माही बेसिन का जो मध्य और पूर्वी वाला एरिया है ना, मध्य और पूर्वी वाला एरिया, वहां कृषि अच्छी होती है क्योंकि फसल वो मृदा उपजाऊ है। लेकिन इसका जो पश्चिमी भाग है वहां कृषि नहीं होती है क्योंकि पहाड़ी भाग है, पहाड़ी भाग पर तो कृषि होती ही नहीं। ठीक है, ये जो पहाड़ी भाग है वो पर्यटन की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश विदेशों से लोग घूमने यहीं आते हैं। ये जो माउंट आबू भी इसके पास में ही पड़ता है, वो तो चलो अलग देश अलग क्षेत्र में आ गया, प्रमुख स्थल में आ गया, वहां भी पर्यटन काफी खूब है। वो ये मैंने आपको बताया है। और इसे ना 56 का मैदान भी कहते हैं। 56 की पहाड़ियां कहाँ है? कल आपको बताया था मैंने दलित, तो 56 की पहाड़ियां जालौर में है, सिवाना क्षेत्र में। और 56 का मैदान पूछ ले तो कहाँ है? उदयपुर के जो पश्चिम क्षेत्र में, या फिर ये भी कह सकते हैं आप। और चलो इतना तो डीपली न मत पढ़ो, आप ये बता देना कि जो 56 का मैदान है वो माही बेसिन को ही कहते हैं। बस इतना ही था राजस्थान का पूरी भाग। बस इंपॉर्टेंट इनमें ये होते हैं कि जिला कौन कौन सा आता है। अब मैं थोड़ा सा एक परिशिष्ट बता देता हूँ, जिले कौन कौन से आते हैं राजस्थान के पूरी भाग में। देख लीजिए आप जिले कौन से आते हैं, क्षेत्रफल कितना घेरता है, जनसंख्या कितनी रहती है, भाग कितने हैं, 3। बस ये चीजें इंपॉर्टेंट है। बस इतना इतना पोर्शन देख लीजिए, आप समझ जाओगे। खुद नोट्स बनाए कीजिए, इसे सुबह उठकर नोट्स बनाए कीजिए, सुबह उठकर वीडियो देखा करिए मेरी। ठीक है, क्योंकि आप सूरज से पहले उठा लो, फायदा होगा। चलो बेटो, अब बात करते हैं टाइप 2 की। अब टाइप 2 कौन सा है? टाइप 2 बताओ आप कौन सा पढ़ाएं? हाड़ौती का पठार। अब हाड़ौती का पठार इसे क्यों कहते हैं? इसे आप पठारी बाग भी तो कह सकते हैं ना, दक्षिण का पठारी बाग। 2 मिनट में साइड होता हूँ। आप पहले ये देखिए जो मैप दिख रहा है, अब इसके अंदर जो पिंक वाला पोर्शन दिख रहा है ना, झालावाड़ वाला एरिया, चित्तौड़गढ़ जो पूर्वी भाग है वो वाला एरिया, बूंदी बारां वाला एरिया दिख रहा है ना आपको, वो पठारी भाग है। यहाँ पठार मिलते हैं, काफी पठार मिलते हैं इस क्षेत्र में अंतर्गत। अब ये जो एरिया है ना वो 6.89% भूभाग को घेरता हुआ चलता है। मैं आपको मिलूंगा, अब 6.89% भूभाग को घेरता हुआ चलता है ये। और यहाँ भी जो जनसंख्या है वो 13% जनसंख्या निवास करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, जिले कौन से आते हैं, बस यही चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, अब यहाँ भी चंबल नदियां बहती है, काली सिंध नदियां बहती है, पार्वती जैसी उप नदियां भी, सहायक नदियां यहाँ बहती है, जिससे यहाँ जालौर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ भी क्या है ना कि 84 से लेकर कोटा तक चंबल नदी ने 100 किलोमीटर लंबे गार्ज का निर्माण किया है, जिससे यहाँ कृषि है ना वो बहुत ही अच्छी होती है भाई दोस्तों। कृषि क्यों अच्छी होती है? क्योंकि जालौर मिट्टी है। पहले ये पथरीला भाग था, पठारी भाग था, पठारी भाग पर जो नदियां आई, नदियां अपने साथ मृदा लेकर आई, मृदा लेकर आने से यहाँ पे कृषि होने लगी। बस यही है।
और नदियां, जो आप दक्षिण पूर्वी राजस्थान के बारे में पढ़ोगे ना, तो इनमें तो नदी इंपॉर्टेंट है, बस और कुछ ज्यादा है ही नहीं। ठीक है। इनका क्षेत्रफल कितना, जिले कौन से आते हैं, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है या नहीं होता। एक और है, राजस्थान के अंतर्गत जो खनिज से संपन्न एरिया है ना, वो भी यही है। खनिज से संपन्न एरिया है ना, जो कोयले वगैरह, जो भी खान वगैरह, आपने सुना है क्या वो, उदयपुर देवारी खाद है, देवारी खान है, हैं, और कॉपर वाली जो है ना, और केसी रोड पर यहाँ पे मेला भी लगता है, आदिवासियों का समूह भी काफी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैसे पोर्शन। कभी टाइम मिला तो इसके बारे में लंबा भी बताएंगे इसकी, क्योंकि भूगोल दो होती है, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। मानव भूगोल में तो वो आ गया ना, अब अपन पढ़ रहे हैं कौन सी, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में प्रदेशों की स्थिति पढ़ेंगे, मानव भूगोल में पढ़ेंगे पढ़ेंगे ना, तो हम खनिज भी पढ़ेंगे, संस्कृति भी पढ़ेंगे, समाज संस्कृति, ये भी चीज पढ़ेंगे, क्योंकि किस चीज का अंत तो होता ही नहीं है। तो आज मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, और ये इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट था। और अगली वीडियो में इसकी टेस्ट सीरीज रखी जाएगी। ठीक है, 3 वीडियो बनाती हैं, 3 वीडियो के बाद आपका टेस्ट ले लेंगे। और टेस्ट लेने के बाद में एक बताता हूँ आप, हम क्या करने वाले हैं आपकी बार। हम अब की बार जो ये राजस्थान का जीके है ना, इन इसको इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करेंगे, राजस्थान जीके को इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश भी आना आपको जरूरी है। क्योंकि एग्जाम में जो कोई त्रुटि पाई जाती है ना, तो वो इंग्लिश में ही सही मानी जाती है, ना कि हिंदी के अंदर। ये बात भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है आज। एक बार मैप में आप वो देख लीजिए, सारा अरुणाचल प्रदेश भी देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश भी देखिए, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश भी देखिए, देख लीजिए दोस्तों, पूर्वी प्रदेश भी देखिए, पठारी प्रदेश भी देखिए। इसे हाड़ौती का पठार कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ बड़ा पठार है, उसका नाम हाड़ौती है। बस ये इंपॉर्टेंट चीज है, और उसको इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ठीक है, वर्षा भी बहुत होती है यहाँ पे, 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, चलो ये मैं कहूँगा। और आप एक खास बातचीत, आप है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करने से काफ़ी फायदा होगा, मोटिवेशन मिल जाता है, और लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक सब्सक्राइब कुछ नहीं करते हैं, ओनली व्यूज हो जाते हैं, उनसे क्या होगा। क्योंकि हम लाइव सेशन ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि लाइव क्लासें होंगी तो कुछ अच्छा होगा ना, क्योंकि लाइव कमेंट भी देख पाएंगे। तो भी धन्यवाद दोस्तों, और आशा करते हैं कि राजस्थान जीके के अंदर आप माहिर बने। ठीक है।